हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं इस क्लास में अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर उन विद्यार्थियों का विशेष रूप से स्वागत कर रहा हूं जिनके लिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जो ये परीक्षाएँ चल रही हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर की, उनके अंतर्गत को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जिन्होंने योगा विषय का चयन किया है उनके लिए मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैं 10 कक्षाएं आपको भेज चुका हूं। 2 कक्षाएं अभी और आपको रिकॉर्ड करनी है। एक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, ये भी आपको 1 घंटे में मिल जाएगी, 1-1.5 घंटे में। और एक क्लास और है, वो शाम तक मिल जाएगी और इसके बाद से रिकॉर्डिंग ये बंद हो जाएगी। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत जो योगा की हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 12 क्लास में आपको दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन 12 क्लासों से ही काफ़ी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज हम जिस विषय को ले रहे हैं योगा के अंतर्गत, को करिकुलर के अंतर्गत, वो है फिजिकल एजुकेशन और लीडरशिप क्वालिटी। यानी फिजिकल एजुकेशन में लीडरशिप क्वालिटी की जो भावना होती है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। शारीरिक शिक्षा में जो हम नेतृत्व करते हैं, किसी टीम का नेतृत्व करते हैं, तो वो हम उस भावना का विकास, नेतृत्व भावना का विकास किस प्रकार से हो सकता है, कौन कौन से कारक तत्व हो सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के द्वारा, हम इस विषय पर आज बात करेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि नेतृत्व जो है वह हम अपने बड़े बुजुर्गों को देख करके, अनुकरण करके धीरे धीरे हमारे अंदर इन चीज़ों का विकास होता है। हमारे बड़े बूढ़े जैसा करते हैं, हमारे बुजुर्ग जैसा करते हैं, हमारे अध्यापक जैसा करते हैं, हमारे प्राध्यापक जैसा करते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे घर के लोग, हमारे पिता, हमारी माता, हमारे बड़े भाई, जैसा ये लोग करते हैं वैसा हमारे अंदर उन सब चीज़ों का विकास धीरे धीरे से होता रहता है। तो जो नेतृत्व है यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक छात्र के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लीडरशिप क्वालिटी जो है वो क्या होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ती रहती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों को पहुंचती है, एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों को अपनी लीडरशिप क्वालिटी बताते हैं, दूसरी पीढ़ी का आदमी तीसरी पीढ़ी के लोगों को अपनी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताता है। तो लीडरशिप क्वालिटी जो है, नेतृत्व की जो भावना है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर ये बढ़ती जाती है। इसलिए इस बात की बहुत महती आवश्यकता है कि हमारी जो हमसे पहली पीढ़ी है उसके अंदर चारित्रिक विकास अच्छा हो, उसके अंदर सद्गुणों का विकास अच्छा हो, उसके अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, अपने समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण अच्छा हो, तो वही सब चीज़ें हमारी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होंगी। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के ज़माने में कि हमसे जो हमारी सीनियर पीढ़ी है वो जितना ही अच्छा करेगी उतना ही अच्छा उसके आगे वाली पीढ़ी करती जाएगी। अब आज का जो बच्चा है, जो आज 5, 6, 7, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो बच्चा है, ये क्या है? ये आने वाले समय के नेतृत्व करने वालों की परछाई है, प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में नेतृत्व कैसा होगा, उसका प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है हमारा आज का 10 साल का बच्चा। हमारा आज 10 साल का बच्चा या 20 साल का जो विद्यार्थी है वो ये बताता है कि आने वाले समय में नेतृत्व किस तरफ जाएगा, क्योंकि वो जो सीख रहा है वही आगे चल कर वो अपनी पीढ़ी को देगा और अपने समाज को देगा। तो इसलिए नेतृत्व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। हर पीढ़ी को ये चाहिए कि हम अपनी अगली पीढ़ी को कुछ बेहतर दे सकें। ये कैसे होगा? अगर हम इसकी विद्यार्थी के लेवल की बात करें, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो स्कूलों में जाता है पढ़ने, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अपने अध्यापक से, अपने टीचर से, अपने प्राध्यापक से, जिसके साथ वो 5 से लेकर के 8 घंटे तक रहता है और तमाम चीज़ें वो सीखता है। तो शिक्षा के अंतर्गत जो नेतृत्व है वो बच्चों में किस प्रकार से जाएगा? जिस प्रकार से शिक्षक नेतृत्व करता है
शिक्षक के अंदर जो नेतृत्व की भावना है, एक शिक्षक के अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है, वही क्वालिटी वह अपने विद्यार्थियों में भी इंसर्ट करेगा और विद्यार्थी भी उस शिक्षक से उसकी नेतृत्व भावना के विकास को सीखेंगे और अपने अंदर उसे ग्रहण करेंगे। कोई भी विद्यार्थी का जो प्रदर्शन होता है, वह प्रदर्शन उसके शिक्षक पर निर्भर करता है। कैसे प्रदर्शन? कि अपनी क्लास में वो अच्छे से पढ़ाई करे, अपनी क्लास में वह प्रत्येक कार्यक्रम में उचित रूप से भाग ले, अपनी क्लास के प्रत्येक सदस्य के साथ उसका व्यवहार उत्तम हो। तो ये सब चीज़ें वो कहाँ से सीखता है? वहाँ से सीखता है, अपने अध्यापक से सीखता है। उसका अध्यापक अगर बेहतर है तो विद्यार्थी भी बेहतर होगा। उसके अध्यापक का कोऑर्डिनेशन अपने अध्यापकों के बीच में बेहतर है तो विद्यार्थी पर भी उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए एक विद्यार्थी का एक शिक्षक के संपर्क में रहना यह अत्यंत आवश्यक है। लेकिन किस प्रकार का शिक्षक? यहाँ के शिक्षक के क्वालिटी को गिराने या उठाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हम उस शिक्षक की बात कर रहे हैं जिस शिक्षक के अंदर नेतृत्व की भावना सर्वाधिक हो। जिस शिक्षक के अंदर नेतृत्व की भावना सर्वाधिक होगी, अगर कोई विद्यार्थी उस शिक्षक के संपर्क में है तो उस विद्यार्थी में नेतृत्व की भावना का विकास होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, अब अगर हम ये देखें कि नेतृत्व जो है, यानी जो लीडरशिप है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, कौन कौन से उसके गुण हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला गुण उसका होगा, उसके अंदर साहस और उत्साह का विकास होना चाहिए। दूसरा, निष्पक्षता होनी चाहिए। तीसरा, मैत्री भाव होना चाहिए। एक प्रत्येक आदमी को अपना वो मित्र समझे। उसके अंदर कूट कूट कर ईमानदारी भरी होनी चाहिए। उसकी प्रकृति जो है वो न्यायिक होनी चाहिए, यानी न्याय करने वाला हो, इनजस्टिस करने वाला ना हो, जस्टिस करने वाला आदमी होना चाहिए। ठीक, उसके अंदर सहिष्णुता का भाव हो, उसके अंदर दयालुता का भाव हो, उसके अंदर विस्तृत सोच, उसकी सोच का जो दायरा है वो विस्तृत हो, वो नैरो थिंकिंग वाला आदमी ना हो, है, निष्कपट हो, किसी के साथ ईर्ष्या करने वाला ना हो। इस प्रकार के तमाम गुण हैं जो नेतृत्व डिमांड करता है। अब इन तमाम गुणों को जब विद्यार्थी सीखता है, किसी किताब को पढ़ के सीखेगा या और कहीं से सीखता है, तो हो सकता है वो जल्दी भूल जाए। लेकिन अगर किसी नेतृत्वशाली, किसी लीडरशिप क्वालिटी से युक्त किसी शिक्षक का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है स्कूल में, तो जाहिर सी बात है वह विद्यार्थी उसे पूरे जीवन याद रखता है। आजन्म उस शिक्षक के नेतृत्व भावना उसके रग रग में चली जाती है, उसके खून की एक बूंद में जाकर के वो सेट हो जाती है और उसके अंदर जिस लीडरशिप क्वालिटी का विकास होता है वो विकास बहुत अद्भुत होता है। अब अगर हम शिक्षक के अंदर नेतृत्व की भावना की बात करें कि एक शिक्षक के अंदर किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि भाई अगर कोई शिक्षक फिजिकल एजुकेशन का शिक्षक है, योग का शिक्षक है, तो उसका शारीरिक संगठन बेहतर होना चाहिए। अगर योग के शिक्षक का पेट निकला हुआ है, उसका वेट 100 kg से ऊपर है, यानी एक्स्ट्रा वेट है, उसका पेट निकला हुआ है, उसकी शारीरिक क्षमता अक्षम है, ठीक नहीं है, तो वो किस प्रकार से नेतृत्व की भावना का विकास करेगा अपने विद्यार्थी के अंतर्गत? क्योंकि योग का शिक्षक जैसा दिखना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन का शिक्षक फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक जैसा दिखना चाहिए, उसके शिक्षक का शरीर सुडौल हो, डेवलप्ड बॉडी हो, क्योंकि खेलों में और स्पोर्ट्स में शारीरिक जो विकास होता है वो बहुत मायने रखता है। मानसिक विकास तो मायने रखता ही है, शारीरिक विकास भी बहुत मायने रखता है। तो एक सही शारीरिक शिक्षण का अध्यापक केवल अपने कार्य में दक्षता प्राप्त कर ले, केवल अपने कार्य को बड़ी कुशलता से कर ले, मात्र इससे ही नहीं होता है, उसमें अन्य तमाम गुण होने आवश्यक हैं। कैसे गुण होने आवश्यक हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस शिक्षक के अंदर एक व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। व्यावसायिक योग्यता से हमारा तात्पर्य क्या है? उसको कोई सर्टिफिकेट हो, उसके पास कोई डिप्लोमा हो, हैं, वो BPEd हो, MPEd हो, PhD हो, यानी अपने व्यवसाय में, जिस व्यवसाय में है वो, यानी जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है उसमें उसे तमाम प्रकार की
डिग्रियां होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना प्रशिक्षण के अगर किसी काम को करेगा तो उसमें वो सही प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इस दिशा में हम एक बात और सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी महाविद्यालय में या किसी स्कूल में कोई फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, तो उसे मात्र फिजिकल एजुकेशन सिखाने के लिए ही रखा जाए, ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि ये बेहतर नहीं है। स्कूलों में और कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को केवल शारीरिक शिक्षा के लिए ही रखने की प्रथा जो है वो ठीक नहीं है। अगर आप विचार करेंगे तो शायद आपको ये भी अच्छा लगेगा, मेरा विचार, कि शारीरिक शिक्षा का अध्यापक यदि किसी विषय का शिक्षक भी हो, वो कुछ शिक्षण भी कार्य करे, वो केवल खेल और स्पोर्ट्स की ही बात ना करे, वो उनको भौतिक रूप में भी सिखाए और उनके सिद्धांत के भी वो बारे में बात करे। तो अगर ऐसा कोई शिक्षक है तो वो विद्यार्थियों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल पाता है। केवल वो खेल खिलाएगा, केवल पीटी कराएगा, केवल दौड़ कराएगा, ऐसा नहीं। वो 40 मिनट की बाकायदे क्लास में बैठ करके उसके क्लास भी ले, वो सिखाए कि खेल में चरित्र अपना कैसे विकास करें, खेल में सहिष्णुता का विकास कैसे करें, जो खेल के और अन्य तमाम चीज़ें हैं जिनसे एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है एक विद्यार्थी का, उन सबको क्लास में ले करके वो बताए, तो ये एक बेहतर शिक्षक वो साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने विद्यार्थी की। देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी लीडर नहीं बन सकता, और ना ही प्रत्येक विद्यार्थी से हमें ऐसी आशा ही करनी चाहिए। लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों को हमें लीडरशिप की ट्रेनिंग देनी चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस विद्यार्थी को हम लीडरशिप की ट्रेनिंग दे रहे हैं उनमें कौन सा विद्यार्थी ऐसा है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो लीडरशिप क्वालिटी को, अपनी नेतृत्व की भावना को बहुत तेज़ी से एडॉप्ट कर रहा है, उसको हमें चिन्हित करना चाहिए। क्योंकि यही विद्यार्थी होते हैं जो आगे चल के फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचते हैं, और उनके अंदर खेल का ही नेतृत्व नहीं, समाज के अन्य पक्षों का भी नेतृत्व करने की भावना का विकास होता है। अब नेतृत्व के प्रशिक्षण के जो सिंपल निर्देश हैं, सिंपल डायरेक्टिव्स हैं, जरा उन पर बात कर लेते हैं हम कि नेतृत्व का जो प्रशिक्षण होता है उसके एकदम सिंपल निर्देश क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात हम ये बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक 20 बच्चों की एक क्लास है या 25 बच्चों की एक क्लास है। अब हमें क्या करना है? अब हमें उन बच्चों को एक दायित्व तो देना है कि भाई ऐसा करिए कि आप इनमें से अपना एक लीडर चुन लीजिए, और लीडर चुन लीजिए और उस टीम का ड्रेस का कलर अलग हो जाए, उस टीम का नाम अलग हो जाए, और वो एक लीडर चुन ले। सबसे पहली बात तो हमको ये होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? जिसे हम अपना लीडर चुने उसे अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो प्रशिक्षण अध्यापक है उसे उस लीडर को अच्छी तरह से बोलने की ट्रेनिंग दी जाए। आज्ञाएं जो हम देते हैं उसमें जो लीडर आज्ञा देता है उसको स्पष्ट और तेजी से बोलने की उसके अंदर क्षमता हो। जैसे वो कहे बाएं मुड़, दाएं मुड़, हैं, 2 कदम पीछे चल, 2 कदम आगे चल, या दौड़िए, हैं, कूदिए, अपना साइड चेंज करिए। इस तरह का जो भी आदेश है वो क्या कर रहा है, वो उसके अंदर प्रशिक्षित अध्यापक किस प्रकार की क्वालिटी भरे? इस प्रकार की क्वालिटी भरे कि वो इस प्रकार के आदेश कितने बेहतर तरीके से अपनी टीम को वो दे सके, ताकि लगे कि कोई जो आदेश दे रहा है वो सच में हमारा लीडर है। उसके अंदर वो क्वालिटी दिखनी चाहिए। हमारे अध्यापक को ये प्रयास करना चाहिए कि उसके अंदर उस क्वालिटी का विकास करें कि वो लीडर जैसा दिखे। तीसरी बात क्या है? जब हम नायक का चुनाव करते हैं तो उसी के साथ हमें उपनायक का भी चुनाव कर लेना चाहिए। ठीक, कैप्टन, वाइस कैप्टन। क्यों? इसलिए कि मान लीजिए कि वो कप्तान किसी दिन अनुपस्थित है, वो आपका लीडर किसी दिन अनुपस्थित है, तो लीडरशिप किसके पास जाएगी? तो जो आपका वाइस कैप्टन होगा, जो आपका उपनायक होगा, उसके पास वो लीडरशिप ट्रांसफर हो जाएगी और वो कप्तान उस दिन बन जाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए वो उपस्थित नहीं भी है तो भी क्या करना चाहिए? तो करना क्या चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि 20 विद्यार्थी एक क्लास में हैं, तो किसी दिन 10-10 विद्यार्थियों के 2 ग्रुप बना देने चाहिए।
10 विद्यार्थी को एक दिन उसका जो नायक है उसके अंडर में वो रहे और 10 विद्यार्थी उसके उपनायक के अंडर में काम करें। यानी 10 विद्यार्थी उपनायक के आदेशों का पालन करें और 10 विद्यार्थी नायक के आदेशों का पालन करें। तो इससे क्या होगा, उपनायक के अंदर भी वो नायकत्व की भावना का विकास ज़्यादा बेहतर ढंग से हो सकेगा। ठीक। चौथी बात क्या है, नायक और उपनायक केवल नाम के लिए ना हो कि नेतागिरी करें। वो नेतागिरी से हमारा तात्पर्य नहीं, यहाँ हमें नेतृत्व करना है, हमें नेतागिरी नहीं करनी है। नेतागिरी में करने क्या उद्देश्य है, यहाँ पर क्या आशय है, आशय कुर्सी लगा करके बैठ गया, ऑर्डर पे ऑर्डर दिए चले जा रहा है और उसके नीचे जो विद्यार्थी हैं वो दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। जी नहीं, अगर आपके अंदर आपको नेतृत्व की भावना का विकास हो, आपके अंदर आप चाहते हैं, तो सारे काम अपनी जिम्मेदारी से आप करिए। अगर कोई खेल खेल रहे हैं तो खेल में जितने भी ऑपरेटर्स लगते हैं उनको अपनी निगरानी में लाना, उनको लगाना, खेल समाप्त होने के बाद उनको यथास्थान रखना और रखवाना, रखना भी और रखवाना भी। जैसे मान लीजिए कि 10 ऑपरेटर्स हैं तो एक उसमें से आप भी उठाइए। नेता जो होता है, जो लीडर होता है, उसको स्वयं अपनी टीम के साथ काम करना होता है। कहने का मतलब क्या कि नायक कोई पद नहीं है, उपनायक कोई पद नहीं है। नायक और उपनायक, कैप्टन और वाइस कैप्टन, ये क्या हैं, ये दोनों ड्यूटी हैं। इन्हें हम कहते हैं उत्तरदायित्व। ये पद नहीं है, ये क्या है, ये उत्तरदायित्व है। और उत्तरदायित्व का मतलब क्या है, उत्तरदायित्व का सीधा सा मतलब है कि आप जिस टीम को लीड कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। खेल प्रारंभ होने से लेकर के खेल के अंत होने तक, खेल के प्रारंभ होने से पहले जो जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं, खेल के चलने के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं, और खेल की समाप्ति के बाद जो व्यवस्थाएं होनी है वो सारी व्यवस्थाएं आपके कंधों पर है। आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी टीम के साथ मिलकर के उसे आप अच्छे से संपादित करें और करवाएं, दोनों चीजें। अब सवाल ये आता है कि अगर हमको ये आदेशित किया गया है कि आप 20 छात्रों का जो ग्रुप है वो इसमें से किसी एक छात्र को अपना नायक चुन ले, तो नायक चुनने की विधि क्या होनी चाहिए। अध्यापक जो है वो ये निर्धारित करे कि भाई इस आधार पर नायक का चुनाव होगा। तो वे मोटे मोटे आधार क्या हो सकते हैं, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो क्वालिटी है जिसको हम नायक चुनना चाहते हैं, उसके अंतर्गत उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए, एक प्राकृतिक योग्यता, एक नैसर्गिक योग्यता। उसको देखने से लगे कि इस आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, इनबिल्ट। एक होती है इनबिल्ट क्वालिटी, एक होती है कि हमने इसको बनाया है, एक होता है बना बनाया। तो जो बना बनाया है उसी को हम कह रहे हैं नैसर्गिक योग्यता। तो हम पहले देख लें कि किस बच्चे के अंदर नैसर्गिक योग्यता, प्राकृतिक रूप से योग्य सबसे ज़्यादा कौन है। दूसरा, फिर हम ये देखें कि प्राकृतिक रूप से योग्य तो है, तो क्या उसके अंदर प्राकृतिक रूप से योग्य होने के साथ ही साथ नायक बनने की ललक उसके अंदर है या नहीं। मतलब वो नायक बनना चाहता है कि नहीं चाहता है, और चाहता है तो किस लेवल पर चाहता है, एकदम टॉप लेवल पर चाहता है कि नहीं, लोअर लेवल पर चाहता है तो ठीक नहीं है। नैसर्गिक योग्यता होने के साथ ही साथ उस छात्र के अंदर, उस विद्यार्थी के अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि नहीं, मुझे लीडरशिप करना है, मुझे नेतृत्व करना है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात हमें ये देख लेनी चाहिए कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। अगर उसकी रुचि स्पोर्ट्स में है, गेम्स में है, खेलों में है, शारीरिक गतिविधियों में है, योगा प्राणायाम में है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो इसका हमें ध्यान रखना होगा कि नैसर्गिक योग्यता है, नेता बनने, लीडरशिप क्वालिटी की ललक भी है बनने की, नेतृत्व भावना के बनने की ललक भी है, लेकिन रुचि नहीं है। तो इसलिए एक अध्यापक को पहले इन तीनों चीज़ों को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसके बाद फिर कक्षा को ये बताना चाहिए कि आप जो है अब इस प्रकार से अपना लीडर आप चुने, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जिस लीडर को आप चुने वो लीडर के उसके अंदर लीडर होने की क्षमता हो, लीडर होने की क्वालिटी हो। अब हम देखेंगे कि नायक की एक कसौटी क्या हो सकती है, नायक को हम किन गुणों पर खरा उतारें,
कौन कौन से गुण हो तो हम उसे नायक की उपाधि देने के लिए विवश हो जाएं कि नहीं भाई इस आदमी के अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, ये नायक बनने के लायक है। जरा इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात तो नायक की कसौटी ये है कि हमें देखना चाहिए कि हम जिसे नायक बना रहे हैं क्या वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है कि नहीं, क्या वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है कि नहीं, क्या वो पूरी तरह से प्रजातांत्रिक है कि नहीं, कोई तानाशाही तो नहीं है उसके अंदर। अगर उसके अंदर तानाशाही है तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता है, वो नेतृत्व भावना का विकास पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। हमें ये देखना पड़ेगा क्या वह पूरी आज़ादी के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक छात्र के साथ उसका उठना बैठना, खाना पीना, मिलना जुलना है या नहीं। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या वह कक्षा के प्रत्येक छात्र की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है या नहीं। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो चतुर चालाक है या नहीं, भोंदू टाइप का तो नहीं है या आलसी टाइप का तो नहीं है, उसके अंदर फुर्ती है कि नहीं, उसके अंदर क्लेवरनेस है कि नहीं, चतुर चालाक दयालु सहिष्णु ऐसा है कि नहीं। तो ये सब हमें देखना चाहिए। नंबर 2 पर हमें क्या देखना चाहिए? नंबर 2 पर हमें देखना चाहिए कि जिस ड्यूटी को अब तक उसे दिया गया है क्या उस बच्चे ने उस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से परफॉर्म किया है कि नहीं। अगर उसने पूरी ईमानदारी से परफॉर्म किया है तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर भी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और क्या देखना है? हमें ये देखना है कि उन 20 बच्चों के विश्वास को क्या वो आदमी जीत रहा है। अगर हाँ तो वो हमारा बेहतर नेतृत्व कर सकता है। नंबर 3 हमें क्या देखना चाहिए? नंबर 3 हमें ये देखना चाहिए कि जिस ग्रुप का वो नेता चुना जाना है, लीडर चुना जाना है या नेतृत्व करने वाला चुना जाना है, उस ग्रुप के प्रति क्या वो चिंतित है कि नहीं। कि बस नेता बन गए और पद ग्रहण कर लिया और शपथ ग्रहण कर लिया और लाल बत्ती लगा के टहलने वाला आदमी तो नहीं है। काम करने वाला आदमी है कि नहीं, अपने ग्रुप के प्रति चिंता है उसे, अपने ग्रुप के लिए वो क्या बेहतर करने की उम्मीद है उससे हमें, अपने ग्रुप के भविष्य के लिए क्या वो चिंतित है कि नहीं कि भविष्य में कल ऐसा होगा तो अपने ग्रुप को ठीक से वो लीड कर रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। ठीक। फिर नंबर 4 पर हम ये देख सकते हैं कि क्या वो नई नई चीज़ों के प्रति जिज्ञासु है या नहीं, कि नहीं बस पुराने सड़ी गली चीज़ों में, सड़े गले विचारों में ही उलझा रहता है। अगर वो नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्निक को जानने के प्रति जिज्ञासु है तो वो नेतृत्व हमारा बेहतर कर सकता है। फिर क्या है? एक बड़ी बात, अब नंबर 5 पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ी बात है। क्या वो ईमानदार है कि नहीं, क्या वो ईमानदार है कि नहीं, ऑनेस्ट है कि नहीं अपने कार्य को लेकर के, या अगर वो कोई गलती करता है तो क्या उसे अपनी गलती स्वीकार करने में कोई हिचक होती है। अगर हिचक होती है उसे तो अच्छा नायक नहीं बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति से गलती होती है और वो स्वीकार करे, उसे सॉरी बोले, तो समझ लीजिए कि वो नायक बनने के अंदर उसके अंदर क्वालिटी हो सकती है। फिर क्या है? फिर ये देख लीजिए क्या किसी जाति, धर्म या किसी विशेष के प्रति कोई उसका पक्षपात तो नहीं है। अगर वो इस प्रकार का पक्षपाती है तो वो फिर इस क्वालिटी के लायक ठीक नहीं है। ठीक। और क्या देख सकते हैं? आप ये देख सकते हैं कि क्या जिसे आप लीडर चुन रहे हैं क्या वो शिक्षकों का सम्मान करता है, क्या अपने साथियों का सम्मान करता है, क्या उसका बिहेवियर छात्रों के प्रति सम्मान पूर्वक है कि नहीं है। और एक अंतिम बात, आप देख लीजिए क्या वो समय का पाबंद है कि नहीं, टाइम को फिजूल में खर्च तो नहीं करता है, टाइम से क्लास में आता है कि नहीं आता है, छुट्टी होती है तो टाइम से हर काम करता है कि नहीं करता है, जिस ड्यूटी को अभी तक उसको दिया गया है उसने उसे टाइमली उसे पूरा किया है या नहीं किया है। तो ये सब कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिसे हमें एक बार जरूर देख लेना चाहिए। एक बात और जरूरी है, क्या कि आप जिसे नायक चुन रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब हमारा ये आदमी नेतृत्व करेगा तो इसके पीछे पूरी टीम खड़ी रहेगी? क्या एक आवाज़ देने पर हमारे जो 20 के 20 छात्र हैं क्या वो लाइनअप हो जाएंगे? अगर कोई उसे काम करना है तो क्या आपको लगता है कि जब वो हमारे साथ बैठेगा और हमें बताएगा कि भाई कल हमें इस प्रकार का कोई काम करना है,
तो क्या पूरी टीम उसके पीछे चलने के लिए तैयार है कि नहीं, ये बात देख लेना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आपने जिसे नायक चुन लिया है उसके अंदर सब कुछ तो है, लेकिन अपनी टीम को अपने साथ ले चलने का उसके अंदर गुण मादा नहीं है, उसके अंदर वो गुण नहीं है, या टीम उसके पीछे चलना नहीं चाहती है। गुण तो सारे हैं उसके अंदर, लेकिन टीम उसके पीछे चलना नहीं चाहती है। तो ये जरा ध्यान देना जरूरी है कि इस लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि जिसे अपना आप नेतृत्व करने वाला चुने उसके पीछे चलने के लिए क्या आप तैयार हैं कि नहीं। अगली बात क्या हो सकती है, अंतिम बात करेंगे। इसे मान लीजिए किसी को आपने नायक बना दिया है, ठीक। तो अब जरा जिसको आपने नायक बनाया है जरा उसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि क्या जिस बालक को या विद्यार्थी को आपने नायकत्व प्रदान किया है वो नायकत्व का सम्मान करता है या नहीं, वो आपके नायकत्व को मानता है या नहीं, वो नायकत्व के विचारों को इम्पोर्टेंस देता है या नहीं। एक नायक का जो विचार होना चाहिए, एक नायक के जो सामर्थ्य होनी चाहिए, क्या उसे वो स्वीकार करता है, मानता है या नहीं। नंबर दो ये है कि आपने जिसे नायक बनाया है क्या उसने उसे प्रसन्नता से स्वीकार किया है या नहीं। प्रसन्नता से स्वीकार करेगा तो प्रत्येक गतिविधि में वो आपका पूरे मनोयोग से सहयोग करेगा, ठीक। नंबर 3 पर हम क्या देख सकते हैं, नंबर 3 पर हम ये देख सकते हैं कि जिसे आपने नायक बनाया है वो उसको अधिकार तो मिल गए हैं, कुछ स्पेशल अधिकार, लेकिन क्या वो अपनी टीम के अन्य साथियों के अधिकारों की भी सुरक्षा करता है या नहीं। अपनी टीम के अन्य सदस्यों के अधिकारों को मान्यता देता है या नहीं, या सिर्फ अपना डंडा चलाता है, या स्वार्थी है कि मेरा काम चल जाए दूसरे का काम चले या ना चले, ठीक। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमने एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर देख लेनी चाहिए। तो मैंने देखा ये कि फिजिकल एजुकेशन किस प्रकार से नेतृत्व की भावना को हमारे अंदर भर सकता है, या नेतृत्व की भावना का जो विकास है या जो नेतृत्व की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए वो शारीरिक शिक्षा में किस प्रकार से आ सकती है। आप हमारे साथ इन देर तक बने रहे। मैं अपने सभी विद्यार्थियों के प्रति आभारी हूँ कि वे अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे एग्जाम अच्छे से हो रहे होंगे। ये सारे एग्जाम्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर की क्लास भी अतिशीघ्र चलने लगेगी, उसकी भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो जाएगी। तो ये आप समझ लीजिए ये पार्ट 11 के नाम से आपको क्लास मिलेगी। इसके बाद मैं एक क्लास और बनाऊंगा, वो क्लास होगी इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ पर। ये आपके सिलेबस में है, सिलेबस में आपके है एक्स्ट्राम्यूरल एंड इंट्राम्यूरल। तो पिछले पेपर में एक्स्ट्राम्यूरल आ चुका है, तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद इस पेपर में इंट्राम्यूरल पूछा जाए। तो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ पर वो मेरा लास्ट क्लास होगी, और वो आपको उम्मीद करता हूँ आज रात तक आपको क्लास मिल जाएगी। तो चलिए उस अगली क्लास में आपसे हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।